नमस्कार दर्शकों। मैं दोबारा से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी दूसरी वीडियो लेकर। पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि अगर आप लोगों को निशान मैग्नेट एक्सवी एग्जीक्यूटिव के ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस एक्सीडेंट एंड इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और अगर आप लोगों को मेरे अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो करीब 150 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, कुछ 6-7 लोगों ने लाइक किया है और 2 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। तो इन 2 लोगों के आग्रह पे मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों से अपना अनुभव साझा करूँगा, जो भी मुझे समस्याएं आई हैं कार ख़रीदने के बाद और कार ख़रीदने में भी जो मुझे समस्याएं हैं जो भी है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये कार बहुत पसंद आई थी, निसान मैग्ना, क्योंकि इसका एक्चुअली आप देखो तो लुक ही ऐसा है कि ये जो है मन को भा जाता है। और मेरे जैसे एज के लोगों के जो अराउंड 35 टू बिटवीन 40 एज के होते हैं, लोगों को ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जो कि मैंने मार्केट रिसर्च के दौरान मैंने एनालाइज़ किया। उसके पहले मैंने ये काफ़ी वीडियो रिव्यू वीडियोज़ वगैरह देखे थे और उसके बेस पे मैंने 2-4 और इसके इक्वल्स में जो भी गाड़ियाँ थी वो मैंने कंपेयर करके ये कार मैंने खरीदी थी, क्योंकि मुझे लगी कि कंपेयर टू ऑल अदर फैसिलिटीज़ जो है ये कार जो है सस्ती पड़ रही है, मतलब बाकी इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, और लुक भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी इसमें कि इनके सर्विसिंग सेंटर्स कम थे और शायद कोई इश्यूज़ हो तो फैसिलिटीज़ भी ना मिले तुरंत आपको। बट जब मैं 2-3 बार मैंने विज़िट करा शोरूम, तो सेल्स पर्सन जो थे उन्होंने मुझे इंश्योर करा कि सर हम RSA देते हैं, रोड साइड असिस्टेंट, जो कि एक मुफ्त सेवा होती है। जहाँ भी आपकी कार कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कार हम जो है रिपेयर कर देंगे, या जो भी XYZ छोटी मोटी समस्या आएंगी तो। और तो उसके बेस पे मैंने प्लान करा और मैंने कार ख़रीदी। चूँकि शोरूम मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, तो भी मैंने सोचा, मुझे मतलब मैंने मन बना लिया था, मुझे कार ये पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ले लेते हैं, इट्स ओके, देखते हैं आगे जो होगा। बट मेरी बदकिस्मती थी या क्या था मैं नहीं कह सकता हूँ। जून महीने के पहले हफ्ते में ही मैं कार वहाँ से लेकर के मैं आया शोरूम से। मेरी एनिवर्सरी के दिन मैंने लेकर के आया कार को। मैंने सोचा कि घर पे लाऊंगा कार तो सब लोग खुश होंगे, एनिवर्सरी भी थी। तो फाइनली हुआ ये कि मैं कार लेकर के आया, शाम तक मैं घर पहुंचा और दूसरे दिन फिर सुबह मैं सोचा कि चलो कुछ मार्केट वगैरह से घूम कर के आते। दूसरे दिन सुबह ही जस्ट मैं निकला था कार से और वापस मैं मार्केट से वापस आ रहा था। वापस आते वक्त चूँकि गांव का रास्ता था और मेरे सामने से एक ट्रैक्टर जो है खेत से अचानक से सामने आ गई और मुझे इस एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था और जो एयर बैग्स जो है वो ओपन हो गए थे। हालांकि एक्सीडेंट काफ़ी ख़तरनाक हुआ था, बिल्कुल जो कहते हैं ना फिल्मी सीन की तरह से। गाड़ी एक डिवाइडर टाइप से, मतलब पुल था एक, ब्रिज के जो बॉर्डर थे उसे टकरा करके बिल्कुल मूवी की तरह एकदम 2-3 राउंड हो करके जाके खाई में गिर गई थी। बट हमने सीट बेल्ट लगा रखा था, एयर बैग्स ओपन हो गए। मैं और मेरे साथ मेरा कज़न ब्रदर था। तो ये घटना हुई। घटना होने के बाद में हम लोग कार से निकल गए। मैंने तुरंत कार बंद करी, मैं क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हुआ था, मैंने तुरंत कार को ऑफ़ किया और उसके बाद जो है हम लोग कार से बाहर निकल गए। मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटोज़ भी कुछ शेयर कर दूँगा, वीडियोज़ भी मैं दिखा दूँगा। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे ये आई कि मैंने तुरंत जो इनका रोड साइड असिस्टेंट जो है उसको मैंने कॉल करा। कॉल करने के बाद उन लोगों ने गाड़ी का जो है वो चेसिस नंबर मांगा, मैंने वो शेयर किया उनको, क्योंकि कार के पीछे में ही वो स्टिकर लगा होता है। आप इमीडिएटली उसको, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि रोड साइड असिस्टेंट का नंबर भी कार के पीछे होता है, पीछे वाली जो शील्ड होती है, व्हील शील्ड, उस पर होता है और चेसिस नंबर भी उस पर रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त मेरे पास नहीं थी। मैंने सेल्स पर्सन को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे इमीडिएटली बताया कि सर ऐसा ऐसा है, आप वहाँ से कर लो। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी।
फिर हुआ ये कि चूँकि मेरी गाड़ी जो थी वो खाई में गिरी थी, करीब 10 से 12 फीट की खाई होगी। और कार जो है वो इससे बिल्कुल ऐसे पोजीशन में आ गई थी। मैं ड्राइवर वाली ऊपर सीट पे था, वो इस तरफ था मैं, और मेरा ब्रदर इस तरफ था, कज़न ब्रदर। तो हम लोग फिर क्या हुआ कि मैंने रोड साइड असिस्टेंट को फ़ोन करा। फिर उन लोगों ने अपने, चूँकि वो थर्ड पार्टीज़ वगैरह से करवाते हैं, टीवीएस का उन लोगों ने दे रखा है अपना थर्ड पार्टी। तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट करा। फिर कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है। मैंने कार की फ़ोटोज़ वगैरह भेजी। उन्होंने कहा कि सर हम टोइंग क्रेन तो भेज देंगे आपके लिए, पर आपको एक हाइड्रोलिक क्रेन अरेंज करना पड़ेगा जो कि कार को खाई से निकाल सके। तो यहाँ से शुरुआत हुआ। इन्होंने आरएसए में तो कहते हैं कि ये फ्री है ना। तो मुझे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वाली ने कहा कि सर आप करवा लीजिए और बिल्स मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं जो है इसका क्लेम प्रोसेस करा दूंगी। मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। मैंने हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाया, 6,000 रुपये मेरे गए हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाने में। हालांकि मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जो है आगाह किया था कि सर आप कुछ और तरीके से करवा लो, ये पैसे क्लेम नहीं हो पाएंगे हम पे। बट मुझे रोड साइड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ने इंश्योर करा था कि सर हो जाएगा, हमने क्लेम्स वगैरह जो है प्रोसेस कर रखा है, लिख के भी दिया उन्होंने। बट फाइनली हुआ ये कि मुझे तो भाई अपनी कार निकलवानी थी। मैं वैसे तो नहीं करवा सकता था, कार में और खरोच आती या कुछ आता। तो मैंने क्रेन से कार को निकलवाया। ये मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो भी इसका। इसके बाद जो है रोड साइड असिस्टेंट वाले अपना टोइंग क्रेन लेके 2-2.5 घंटे में वो लोग भी पहुंच गए। तो खैर उस वक्त के लिए तो ये मदद भी काफ़ी बहुत थी, क्योंकि करीब 100 किलोमीटर दूर थी कार की जो है सर्विसिंग सेंटर। तो टोइंग क्रेन वाले लेकर के गए, क्योंकि वो सैटरडे का दिन था और दूसरा दिन संडे था। तो दूसरे दिन संडे में अपने बाइक लेकर के सुबह पहुंच गया वहाँ पे, क्योंकि पेपर वर्क्स वगैरह करने पड़ते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं शाम को जा नहीं सकता था, क्योंकि वापस आने में फिर समस्या होती मुझे। मैं गया, फिर दूसरे दिन पेपर वर्क्स वगैरह वो सारे करे। मूड तो मेरा वैसे ही ऑफ था। तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट मैनेजर से जो है मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कुछ दस्तावेज़ वगैरह साइन करवाएं और उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसा ऐसा है। तो 1 महीने का टाइम उन्होंने मुझे दिया। 1 महीना मैंने बोला चलो ठीक है, अब तो मूड तो ऑफ हो ही चुका था। जिस पर्पज़ से मैंने कार ली थी वो पर्पज़ तो अब हो ही नहीं सकता था पूरा। सो मैंने कहा कि ठीक है चलो आप टाइम ले लो 1 महीना, लेकिन कार को जो है वो अच्छे से आप रिपेयर कर देना। अब मुझे रोड साइड असिस्टेंट वालों का इन दौरान 2-3 बार कॉल आया। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सर्विसेज सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग कॉल करते हैं कि सर आप सर्विसेज कैसी रही। मैंने ओके दे दिया, बट मैंने कहा ये जो क्लेम जो है ये रोड साइड असिस्टेंट के द्वारा जो फ्री होनी चाहिए वो आप लोगों ने पहले तो अरेंज नहीं कराई। मुझे कार अपनी निकलवानी थी तो मैंने तो करवा दी, अब क्लेम करो। तो बार बार यही कहते रहे कि सर हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करें। बट अब 6 महीने हो चुके हैं आज तक, तो वो पैसे मुझे क्लेम नहीं हुए। तो सबसे पहला नुकसान था ये मेरा। रोड साइड असिस्टेंट जो कहती है कंपनी की फ्री है, बट यहाँ मुझे पैसे लग गए। नेक्स्ट जब आती है बात कार रिपेयरिंग की, तो 1 महीने गुजर गए। फिर मैंने दूसरा महीना भी गुजर गया। फिर मैंने खबर लिया कि क्या क्या है, क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ पार्ट्स हमें नहीं मिल रहे थे, हमने अरेंज कराए हैं, इसमें समय लग रहा है, बट आपको मिल जाएगा कार। अब 2 महीने के बाद वो हर 10 दिन करके मुझे डिले करते रहे। फाइनली 4 महीने पूरे हुए, एग्जैक्टली 4 महीने पूरे हुए, और उन्होंने मुझे बुलाया मुझे कार देने के लिए। मैं गया। कार देख करके तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, कार अच्छी है। फिर हमने ड्राइव टेस्ट भी लिया। चूँकि पेट्रोल जो भी मैंने फील करवाए थे वो सारे पेट्रोल तो उन लोगों ने ख़त्म कर दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि केवल 20 से 25 किलोमीटर कार चली है, पर पता नहीं पेट्रोल कहाँ खा गए वो लोग, क्या कर गए, ये मुझे नहीं पता चला। इंसानियत के नाते मैंने भी सवाल नहीं पूछा बहुत ज़्यादा। पर 4 महीने पे जब मैंने कार देखी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद कार को इन लोगों ने जो है पर्सनल लेवल पे कहीं यूज़ किया होगा। बट इंसानियत के नाते फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कार लेकर के घर वापस आ गया। तो कार चलाते वक्त जो एक गियर की जो स्मूथनेस होती है और ब्रेक्स वगैरह जो है, मतलब आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ नई कार में कैसे ब्रेक्स लगते हैं, पुरानी में कैसे लगते हैं। तो थोड़ा मुझे पुराना वाला फील आया। टायर्स वगैरह को मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश की, बट चूंकि मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कार का, तो मैं जो है एनालाइज नहीं कर पाया। फिर भी मैंने इंसानियत के नाते छोड़ दिया कि मैंने चलो ठीक है, अब क्या कंप्लेन करें इनको, ये तो है, चलो XYZ।
तो जब मैंने कार हैंड ओवर ली थी, तो ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस जो ये बताते हैं, यानी कि तीसरा स्टेप, पहला स्टेप था हमारा सेल्स जब मैंने खरीदी बाइक, दूसरा रोड साइड असिस्टेंट जो फ्री होनी थी जिसमें मेरे कुछ पैसे गए, और हाँ, उस वक्त रोड साइड असिस्टेंट वाले जो टोइंग क्रेन वाला आया था उसने मुझे से टोल के पैसे भी लिए कि टोल के दौरान सर मुझे ले करके जानी पड़ेगी कार, उसके मुझे पैसे चाहिए, वो भी मैंने दिया उनको। तो 6,000 के अलावा मैंने कुछ 500-600 रुपये और अलग से दिए थे। अब तीसरा स्टेप आता है ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस का। जब मैंने कार्ड हैंड ओवर ली थी तो उस वक्त मैंने करीब 16 या 17 हज़ार रुपये का बिल जो है इनको भरा। इन्होंने कहा कि सर करीब 3.25 लाख का जो है आपका पार्ट्स एंड सर्विसेज जो है, लेबर चार्जेस वगैरह जो भी है, उन्होंने मुझे बिल भी दिखाया कि ये लगे हैं आपका, और कुछ 16-17 हज़ार रुपये जो है ये लग रहे हैं। वहाँ से कुछ 18 हज़ार उन्होंने बताया था, कुछ काट पीट करके उन्होंने 16 हज़ार समथिंग जो है मुझसे लिए, 16.5 आप मान के चलो, 16.5 मैंने वहाँ पे किया। फिर मैंने पूछा कि ये ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस का क्या मतलब है जब आप लोग मुझसे ये पैसे ले रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर सारे पार्ट्स कवर नहीं होते हैं, और ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस में 0 to 6 मंथ आपको 5% चार्जेस देने पड़ते हैं, 6 मंथ से 12 मंथ्स जो है आपको 10% चार्जेस देने पड़ते हैं कुछ पार्ट्स पे, और उसके अलावा सो ऑन जो है हर एक साल जो है एवरी ईयर 5% करके जो है आपका बढ़ता जाएगा, और हर 6 महीने और 5वें साल तक ये करीब 50% तक हो जाता है। और अगर आपकी कार में कुछ और भी पहले से पेंट्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ी और पुरानी हो गई हो, तो उस पर भी कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करा उस पर, मुझे कार लेके आनी थी, मैं पैसे दे करके ले करके आ गया। तो ये रहा ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस का जो है लाभ। मैंने इंश्योरेंस के करीब अच्छे खासे पैसे दिए थे। बाद में मैं अगर आपको किसी को क्वेरी होगी तो मैं चेक करके वो भी बता दूंगा आपको। तो आप समझ सकते हो कि निसान मैग्नाइट एक्सवी एग्जीक्यूटिव मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी मैंने ली, उसके लिए मैंने 8,85,000 रुपये भरे विद इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, 1 साल के इंश्योरेंस के। अब तो कार में लेकर के आ गया, मैंने देखा। अब वहाँ मुझे एक समस्या नज़र आई कि कार का जो मीटर था वो ये बता रहा था कि कार जो है वो 18,500 किलोमीटर चली है। मैंने तुरंत फ़ोन किया स्पेयर मैनेजर को कि भैया ये क्या है, 18,500 किलोमीटर आप कार चला चुके हो। तो मुझे उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि उन्होंने आते वक्त मुझे कहा था कि सर आप थोड़ा चला लीजिए, फिर वापस एक बार आइएगा, हम चेक कर देंगे दोबारा, कोई इश्यूज़ वगैरह होंगे तो मैंने ये बात करी। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप आ जाइएगा, हम जो है उनका कुछ वो BS6 इंजन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कुछ लैपटॉप टाइप का वो लगा के वो लोग चेक कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चेक कर लेंगे सर, 10 मिनट लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैं करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद में गया, मैं अपनी फैमिली वगैरह को लेकर के। उन्होंने कहा कि चलो हम भी चलेंगे, थोड़ा घूम फिर करके आ जाएंगे। मैंने कहा 10 मिनट की बात है, चलते हैं। अब उस दिन क्या हो गया कि छोटी सी घटना और हो गई। जब मैं घर से निकल रहा था, मेरे घर के गेट पे जो है, मैं थोड़ा जल्दी में निकल रहा था, तो कोने में जो है वो स्क्रैच लग गया। अब पहुँचते ही स्पेयर, क्योंकि स्पेयर मैनेजर मेरे सामने मेरे से कुछ अच्छा बर्ताव कर रहे थे, तो पहुँचते ही उन्होंने देखा, कहा कि सर ठीक है, हम इसको इंश्योरेंस में डाल देते हैं और 1 से 2 दिन में जो है आपकी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। अब शनिवार रविवार 1 से 2 दिन गए, मैंने उनसे पूछताछ करनी चालू करी। उन्होंने कहा कि ऐसा है वैसा है, एक साइड मिलता है इंश्योरेंस का, ये वो XYZ, उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं। अब 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि सर ये, फिर 1 हफ़्ता उन्होंने पूरा ले लिया। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने फिर दोबारा फ़ोन करा। दोबारा फ़ोन करने के बाद फिर वो कहते हैं कि सर इस हफ्ते में हम कर देंगे। तो कुल मिला करके उन्होंने 2 हफ्ता ले लिया, 2 हफ्ता नहीं 10 दिन लिया उन्होंने, क्योंकि मैंने संडे को मैं कार जमा करके आया था और दूसरा संडे हो गया था, और वेडनेसडे को वो लोगों ने मुझे कहा कि सर आप कल कार जो है ले जा सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, आप मुझे डिलीवर करवा दो। तो डिलीवर करने के लिए उनका ड्राइवर आया। ड्राइवर आकर के मुझे कार को पहुंचा गए, रख के मेरे घर पे चले गए। मैंने चारों तरफ से बाहर से कार को देख लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, ओवरऑल इंसानियत के नाते मैंने, वो ड्राइवर क्योंकि बहुत अच्छे थे, बुजुर्ग इंसान थे, तो मैंने बहुत कुछ नहीं कहा उनको। अब मैंने जो है उनको मैं पहुंचा के आ गया। कहीं जाना था उनको, जहाँ से बस स्टैंड या ट्रेन वगैरह जो भी चाहिए थी, वहाँ सिटी में उनको पहुंचा के आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटर लोकेशन पे रहता हूँ।
वापस आने के बाद मैंने कार की डिक्की ओपन करी, मैंने देखा उसमें कुछ पार्ट्स वगैरह पड़े हुए थे जो ग्लाइडिंग वगैरह होते हैं, वो उन्होंने बदल दिए थे, तो पुराने वाले जो है किसी काम में आने वाले थे, इसी में रख दिए। हाँ, और मेरी नंबर प्लेट जो है ना, वो पहले एक्सीडेंट में जो ख़राब हो गई थी, वो भी मैंने रिप्लेस करवा लिया था इस बार, तो वो भी उन्होंने रख दिया था उसमें। अब मैंने देखा कि मुझे एक पानी की बोतल मिली जो जिसको चूहे ने काट रखा था। अब मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे यहाँ ही हो गया हो, क्या पता। मैंने बोतल को निकाला और फेंक दिया। चलो ठीक है। अब वो थर्सडे का दिन था, शाम रात हो चुकी थी। मैंने संडे को मैंने सोचा चलो कहीं घूमने निकलेंगे फैमिली के साथ, तो देख लेंगे। उस वक्त भी मैंने 2,000 रुपये फिर से पे किए, ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस के नाम पे। ठीक है, वो जो भी चार्जेस वगैरह थे, कुछ पार्ट्स वगैरह के उन्होंने बिल वगैरह भेज दिए। 2,000 रुपये मैंने लमसम 2,000 के अंदर थे, 1,900 समथिंग थे, तो 2,000 रुपये मैंने उस वक्त भी पे किया। ड्राइवर के जो चार्जेस थे वो मैंने उनको दे दिया, चले गए, ख़त्म हो गई कहानी। अब जब मैं रविवार को मैंने कार जब दोबारा निकाली, करीब 2-2.5 घंटे चलाने के बाद मैंने एनालाइज किया कि एसी की कूलिंग जो है वो काम नहीं कर रही है, और हॉर्न जो है वो इसमें डुअल हॉर्न होती है, वो सिंगल हॉर्न ही केवल काम कर रही थी। मैंने स्पेयर मैनेजर को फ़ोन करा दोबारा, कार रोक के एक जगह 2.5 घंटे चलाने के बाद में, तो हॉर्न वाला चलो मेजर इशू नहीं था, काम कर रहा था, मैंने फिर भी वो कंप्लेन कर दी। लेकिन कूलिंग वाली जो है मैंने उनको समस्या बताई, तो उन्होंने इंटरनल कुछ चेक वेक करा, फिर करीब आधे घंटे बाद फ़ोन किया कि सर हम बताएंगे, बट ना मैंने उनको दोबारा कॉल किया और ना उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया। और आज करीब 8 दिन हो चुके हैं इस बात को हुए हुए। तो ये है सर्विसिंग की। अब जो टेक्निकल इशू जो मुझे मीटर को लेकर के आई थी, उसको उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुएटर, कुछ रॉड नीचे आती है या कुछ एक्चुएटर है जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो वो दोबारा सर्विसिंग में उन लोगों ने वो ठीक करके क्या करा, उन्होंने मीटर को ज़ीरो कर दिया था। मैंने वहाँ से कार दोबारा चलाई। अब ये दूसरी बार तो मेरे हॉर्न वाली और एसी वाली समस्या अब आ गई है। अब तो निशान सर्विसिंग सेंटर वाले ही जाने अगली सर्विसिंग में क्या समस्या आने वाली है और क्या नहीं। अब मैं दोबारा जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं जाऊंगा। तो ये रहा मेरा अनुभव, जो मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ साझा करूं। कोई भी नई कार खरीदना चाह रहा हो, हालांकि कार बहुत अच्छी है, ना मैं किसी को कंप्लेन कर रहा हूं, ना किसी इंडिविजुअल की गलती हो सकती है इसमें, हो सकता है किसी के साथ कुछ मिस हो गया हो, बट अगर आप ओवरऑल ये देखो तो निसान की सेल्स भी इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, ना ही इनके इतनी ज़्यादा कार्स होती हैं इनके सर्विसिंग सेंटर पे। बट फिर भी अगर कोई ईमानदारी से काम ना कर रहा हो, या कुछ मिसिंग कर रहा हो, या कोई मिसयूज़ कर रहा हो आपकी गाड़ी का, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, पर मैंने सोचा कि एक बार मैं अगर मैं अपना अनुभव साझा करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिले, जो आगे लोग ध्यान रख सकें। हालांकि मैं अभी तक भी मैं कंप्लेन मोड में नहीं गया हूँ। इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी ही गलती थी, मेरे कार की मेरी एक्सीडेंट हो गई, मेरी किस्मत ख़राब थी भैया, जो होना है सो हो। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयरिंग आप लोगों के साथ। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, अगर किसी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे ऐसी और सर्विसिंग से रिलेटेड अपना जो अनुभव है आपसे साझा करूंगा, और इनफैक्ट मैं अगली वीडियो में कार की जो फैसिलिटीज़, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और मुझे आ रही हैं सर्विसिंग के बाद में, और नई कार होने के बावजूद भी क्या क्या। हालांकि अभी तक मैं 1,000 किलोमीटर भी नहीं चला पाया हूँ कार को। तो देखते हैं आगे, जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, आप लोगों का आग्रह आएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करने का। तो धन्यवाद आप लोगों का, जो भी जिन लोगों ने भी मेरे शॉर्ट्स को लाइक करा था, जिसमें मैंने ये सवाल पूछा था, और उसी के आग्रह पे मैंने ये दूसरी वीडियो बनाया है। सो अगर मुझसे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ना ही मेरी अंग्रेजी अच्छी है, अगर मुझसे कोई शब्दों का उपयोग करने में कोई भूल चूक हुई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। धन्यवाद।